हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो लास्ट लेक्चर में हमने कहाँ तक एंड किया था? द कैलकुलेशन हाउ टू आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट एज वेल एज द एक्सेसिव रिएजेंट। अब हम इस पर कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं कि अगर एग्ज़ाम में हमारा क्वेश्चन आता है तो हम वहाँ कैसे सॉल्व करेंगे, हम पहले वो समझते हैं। ठीक है, चलो। जैसे मान लो मैंने अगर पहला एक क्वेश्चन ले रहा है कि N2 गैस प्लस H2 गैस इज गिविंग NH3 गैस, जिसमें अगर N2 का हमारा दिया गया है 5 मोल और H2 का दिया गया है 3 मोल। हमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है आइडेंटिफाई लिमिटिंग रिएजेंट एंड एक्सेसिव रिएजेंट। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कैलकुलेट द मोल ऑफ एक्सेसिव रिएजेंट लेफ्ट। तीसरा क्वेश्चन अगर हमें दिया गया है कैलकुलेट द वेट ऑफ एक्सेसिव रिएजेंट लेफ्ट। नंबर 4 दिया गया है कैलकुलेट द मोल एंड वेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड। ये हमें कुछ क्वेश्चंस, जो भी आपके क्वेश्चंस आएंगे उसका इतना ही कंडीशन रहेगा। हम एक एक करके समझते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। जैसे मान लो सबसे पहले हमने यहाँ लिख दिया रिएक्शन N2 प्लस ऑफ H2 इज गिविंग NH3। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग जो आपको समझना है कि हमारा जो रिएक्शन दिया है वो बैलेंस है कि नहीं। आप देख रहे हो N2 है, N1 है, बैलेंस नहीं है, तो आपने यहाँ पर N2 कर दिया। N2 बैलेंस, H2 है और यहाँ पर H कितना है 2 × 3 6, आपने यहाँ पर H को 3 कर दिया। अब आपका देखो ये रिएक्शन हो गया बैलेंस, N2 H6। अब जब बैलेंस हो गया, अब आपको क्वेश्चन में जो भी हमें इंफॉर्मेशन दिया है उसको यहाँ पर लिख दो। N2 का दिया है 5 मोल तो N2 का 5 मोल लिखो, H2 का दिया है 3 मोल्स तो H2 का 3 मोल्स लिख दो। क्लियर है? चलो हम बात करते हैं पहला क्वेश्चन का। उसने बोला है आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट एज वेल एज द एक्सेसिव रिएजेंट। हमने क्या बोला था? लिमिटिंग रिएजेंट एक्सेसिव हमेशा रिएक्टेंट में ही देखेंगे। चलो पहले हम बात करेंगे लिमिटिंग कैसे निकालेंगे। कि जो मोल्स कितना दिया है N2 का 5, इसको डिवाइड किससे करना है? N2 का स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या एज्यूम करेंगे? 1। कितना आ गया? 5। H2 का मोल कितना दिया है? 3 और H2 के आगे क्या है? 3, तो इसको डिवाइड करो 3 से, क्या आ गया? 1। 5 और 1 में कौन छोटा है? 1 छोटा है, तो 1 छोटा है तो ये हमारा जो H2 है वो बन गया लिमिटिंग रिएजेंट और जो बड़ा है वो हो जाता है एक्सेसिव रिएजेंट। हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर आ गया। क्लियर है? दूसरा क्या पूछा है? कैलकुलेट द मोल ऑफ ER लेफ्ट, मतलब रिएक्शन करने के बाद एक्सेसिव रिएजेंट जो बच गया वो कितना बचा है, ये देखो कैसे निकालते हैं। ये समझ में आ गया आपको? चलो हमें पता लग गया कि ये वाला हमारा एक्सेसिव रिएजेंट है और ये वाला लिमिटिंग रिएजेंट है। अब हमें ये देखना है कि लिमिटिंग रिएजेंट मतलब ये रिएक्शन में ख़त्म हो गया, ये कितना बचा?
क्या देखोगे, जिसका जो मोल दिया है उसको यहाँ पर लिख देने का। हमें ये बताना है कि एक्सेसिव रिएजेंट कितना बचा, तो N2 का जितना मोल था यहाँ पर मोल लिखने का, इसको माइनस करो। क्या करोगे, माइनस। N2 के आगे कितना नंबर है, कुछ नहीं, तो यहाँ 1 लिखो। H2 के आगे कितना है, इंटू 3 लिखो, इंटू 3 मोल्स। ये हो जाएगा 5 माइनस 1 बराबर 4 मोल्स ऑफ ER इज लेफ्ट। फिर देखो कैसे इसको सॉल्व करते हैं, समझो। जैसे मान लो आपके पास 10 रोटी है, आपने वहाँ से 2 रोटी खा लिया, हमने बोला कि अब रोटी कितना बच गया, तो आप क्या बोलोगे, इनिशियल जितना लिए थे 10, तो हमें भी पूछा गया कितना बचा, तो जो इनिशियल लिया था उसको तो हम लेंगे ही लेंगे। समझ में आया। माइनस 10 में से आपने 2 रोटी खा लिया, तो कितना बचा, 8, तो 10 माइनस 2, तो वही है 5 माइनस। अब ये देखना है कि इन दोनों का रेशियो क्या है, इन दोनों का रेशियो क्या है। हमने 5 माइनस 3 लिखा है, देखो हमने यहाँ पर बेटा 5 लिखा, यहाँ पर 3 लिखा है, लेकिन अगर ये दोनों 1:1 रेशियो में होता तो 5 माइनस 3 कर देते, लेकिन ये किस रेशियो में है, 1:3 रेशियो में है, तो हमें यहाँ पर 1/3 करना पड़ गया। तो ये हमारा क्या हो गया, दिस इज द अमाउंट ऑफ ER लेफ्ट, दिस इज द अमाउंट ऑफ ER लेफ्ट। चलो ये क्वेश्चन थोड़ा हम बाद में सॉल्व, पहले कुछ हम और सीख ले कैसे ER निकालते हैं। जैसे मान लो एक और क्वेश्चन दे रहे हैं हम, 3P + 8Q इज गिविंग प्रोडक्ट, इज गिविंग प्रोडक्ट। ये अगर दिया गया है 11 मोल और ये अगर दिया गया है 10 मोल। अब आपको निकालना है कि एक्सेसिव रिएजेंट कितना बच गया। चलो देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। पहले क्या करेंगे, 11/3 से यहाँ डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 3 3 जा 9, 10 11 12, 3 3 जा 9, 10 11 3 6 समथिंग 3.6 आ गया। और यहाँ देखो 10/8 क्या आ गया, समथिंग 1 पॉइंट समथिंग। तो छोटा कौन हुआ, 1 पॉइंट के 3 पॉइंट, 1 छोटा हो गया, तो ये बच गया लिमिटिंग रिएजेंट, ये हो गया आपका एक्सेसिव रिएजेंट। अब हमें ये बोलना है बेटा कि एक्सेसिव रिएजेंट कितना बचा है, तो क्या करेंगे, इनिशियल कितना लिए हैं 11 माइनस, अब देखो P और 8 का रेशियो क्या है 3:8, तो यहाँ ले लेंगे 3/8 इंटू कितना मोल्स Q का 10 मोल्स। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा मोल्स ऑफ एक्सेसिव रिएजेंट लेफ्ट। समझ में आया बेटा कैसे निकालते हैं, अरे हाँ कि ना। चलो एक बार आप लोग पॉज करके इसे सब कॉपी कर लीजिएगा, पॉज करके कॉपी कर लो आप एक बार, हो गया। चलो तो ये हमारा आ गया बेटा। अब क्या निकालना है, आपने मोल्स ऑफ ER लेफ्ट निकाल दिया। अब क्या पूछ रहा है, वेट। तो मोल से अगर हमें वेट निकालना है, वेट ऑफ ER लेफ्ट, आपको सिखाए थे क्या करोगे, आप सीधे मोल्स को मल्टीप्लाई कर देना उसका मॉलिक्यूलर वेट से। कितने मोल्स आ गए, 4 को मल्टीप्लाई किससे करोगे, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ N2। एक N का मास होता है 14 ग्राम, तो 2 H का मास होगा 28 ग्राम, तो 4 × 28 कितना आ गया, 4 × 8 32, 2 कैरी ओवर 3, 4 2 और 11, इतना ग्राम ऑफ एक्सेसिव रिएजेंट इज लेफ्ट। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट द मोल एंड वेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म।
अब याद रखना बेटा, जो भी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी वो किस पर डिपेंड करेगा, लिमिटिंग की कि एक्सेस पर। प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हमेशा लिमिटिंग पर डिपेंड करेगा। हम क्या बोल रहे हैं बेटा, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हमेशा लिमिटिंग पर डिपेंड करेगा। तो हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, तो कैसे निकालेंगे, NH3 2 है तो यहाँ 2 लिख दो, H2 3 है तो यहाँ 3 लिख दो बाई 3, तो कितना हो जाएगा, ये 2 मोल्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 मोल्स। और आपके साथ वेट भी पूछा है, तो क्या करोगे, 2 मोल्स को मल्टीप्लाई करो इसके वेट से। व्हाट इज द वेट ऑफ एमोनिया, N का होता है 14, H का 1, H का 1 होता है, 3 H का 3 होगा, यानी 2 × 17 इज इक्वल टू 34 ग्राम। ये हो गया हमारा वेट। तो ये इस तरह क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा जो आपको सॉल्व करना ही करना है। चलिए एक बार आपको हम ये सिखा दें फिर से कि हम लोग कैसे फ्रैक्शन लिखते हैं। क्लियर है, पहले आप इसे कॉपी करो, एनालाइज करो। सबने कॉपी कर लिया इसको, चलो। चलो नेक्स्ट में पहले देखो बेटा क्या है। ऐसे मान लो मैंने आपको सिखाया था ना कि अगर हम लिखते हैं 3 of A + 5 of B इज गिविंग 6 of C + 7 of D। ठीक है, अगर मान लो इसका मोल दिया है 8 मोल और हमने आपको बोला था कि बेटा इसका मोल कैसे निकालोगे, ये कैसे, ये तो मैंने आपको एक रूल सिखाया था, क्या, मोल एनालिसिस। कुछ याद आ रही है? तो क्या लिखोगे इसको ऐसे लिख दो, मोल ऑफ A सिखाए थे इज इक्वल टू मोल ऑफ B इज इक्वल टू मोल ऑफ C इज इक्वल टू मोल ऑफ D। और क्या वो सबको डिवाइड कर देना उसके स्टाइकियोमेट्रिक से। 3A का 3 है, 3B का 5 है 5, C का 6 है 6, D का 7 है 7, ये सिखाए थे। ठीक है, और अब देखो आप इसको शॉर्ट में ऐसे भी लिखोगे। कैसे, देखो पहले सॉल्व करो आप। मान लो मैं अगर इन दोनों को कंपेयर करूं तो मेरा मोल्स ऑफ B कितना हो जाएगा, मोल्स ऑफ B will be equal to मोल ऑफ A × 5/3। मोल्स ऑफ A कितना दिया है 8, तो क्या हो जाएगा 8 × 5/3 इसकल टू क्या हो जाएगा 40/3। मोल्स ऑफ B कितना हो गया 40/3। अब हम इसको डायरेक्ट लिखेंगे, देखो कैसे। हमें निकालना है मोल्स ऑफ B, जिसका मोल्स निकालना है उसका स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऊपर, जिससे कंपेयर कर रहे हो उसका स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट नीचे, और जिससे कंपेयर कर रहे हो उसके मोल से मल्टीप्लाई कर दो। देखो आ गया आंसर 40/3। समझ में आया? अब मान लो हमको A से C बनाना है, जिसका बनाना है उसका मोल ऊपर, जिससे कंपेयर करोगे उसका मोल नीचे, जिससे कंपेयर करोगे उसके मोल से मल्टीप्लाई कर दो। कितना आएगा 8 × 16। चलो हम इससे देखते हैं कि इतना आंसर मैच कर रहा है कि नहीं। हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, मोल ऑफ A/3 इज इक्वल टू मोल ऑफ C/6। Therefore मोल ऑफ C is equal to मोल ऑफ A × 6/3। मोल ऑफ A कितना दिया है 8 × 6/3, कितना आ गया 16। क्या दोनों आंसर? तो इतना लंबा बार बार करने की क्या रिक्वायरमेंट है? अगर हमें D निकालना है तो जिसका निकालना है उसका मोल ऊपर, जिससे कंपेयर करोगे उसका स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट नीचे, जिससे कंपेयर करोगे उसके मोल से मल्टीप्लाई कर दो 56/3।
तो आप अगर ये इतना अगर आपको समय वेस्ट नहीं करना एग्जाम में, आप इसको डायरेक्ट ऐसे भी फॉलो कर सकते हो। समझ में आ रही है? चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं हम। मान लो मैं एक क्वेश्चन ले लिया, 4 ऑफ अल्फा प्लस 5 ऑफ बीटा इज गिविंग 6 ऑफ गामा प्लस 9 ऑफ जीटा, और हमें ये दिया गया है 7 मोल्स। हम पूछेंगे व्हाट इज द मोल ऑफ अल्फा, व्हाट इज द मोल ऑफ गामा, मोल ऑफ जीटा। क्या करोगे? अगर आप ये लिखोगे तब भी सही है, लेकिन हम कहेंगे अब इतना बार बार समय वेस्ट करने की क्या जरूरत है। अगर अल्फा जिसका निकालना है उसका स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऊपर, आप कंपेयर किससे कर रहे हो? बीटा से। जिससे कंपेयर करोगे उसका स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट नीचे, और जिससे कंपेयर करोगे उसके मोल से मल्टीप्लाई करो। 7 4 जा 28 बाई 5 मोल्स ऑफ अल्फा इज देयर। हमें अगर निकालना है गामा, जिसका निकालना है उसका स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऊपर, जिससे कंपेयर करोगे उसका स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट नीचे, जिससे कंपेयर करोगे उसके मोल से मल्टीप्लाई करो। कितना आ गया? 42 बाई 5। हम बात करेंगे जीटा का, जिसका निकालना है उसका स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऊपर, जिससे कंपेयर करोगे उसका स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट नीचे, जिससे कंपेयर करोगे उसके मोल से मल्टीप्लाई करो। कितना आ गया? 63 बाई 5। क्या ये वाला आपको समझ में आया कि नहीं? एक और एग्जांपल लेते हैं। C प्लस O2 इज गिविंग CO2, और अगर कार्बन का दिया गया है 4 मोल्स, व्हाट इज द मोल्स ऑफ O2? जिसका निकालना है उसका स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऊपर, कुछ नहीं दिया है तो 1 लेंगे, जिससे कंपेयर करेंगे उसका स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट नीचे, जिससे कंपेयर करेंगे उसके मोल से मल्टीप्लाई करो। कितना आ गया? 4 मोल्स ऑफ O2 इज फॉर्म। अब इन दोनों को कंपेयर करो, जिसका निकालना है मोल्स उसका स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऊपर, जिससे कंपेयर करोगे उसका स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट नीचे, यानी इसका 1 है, और जिससे कंपेयर करोगे उसके मोल से मल्टीप्लाई कर दो। 4 मोल्स ऑफ CO2 बना। क्या आपको समझ में आया? तो आप ये भी फॉलो कर सकते हो, ये भी फॉलो कर सकते हो, लेकिन ये थोड़ा टाइम टेकिंग है, ये आपको एक लाइन में हो जाएगा। तो हम यही बोलेंगे कि वंस यू डेवलप द प्रैक्टिस ऑफ फॉलोइंग दिस पैटर्न, सो यू कैन एलिमिनेट दिस, बट unless and until you won't develop this method, you have to follow this. Clear? So ये आप पर डिपेंड करता है which one you want to do. दोनों सही है, लेकिन ये टाइम टेकिंग है, ये टाइम सेविंग है। क्लियर है? कॉपी करो इसको। सबने कॉपी कर लिया? चलो नेक्स्ट हम शुरू करने जाएंगे सीक्वेंशियल रिएक्शन। चलो नेक्स्ट हम जा रहे हैं पढ़ने सीक्वेंशियल रिएक्शन। देखो इसमें क्या होता है, समझो। इसमें क्या होता है कि जो भी आपके प्रोसेस होते हैं वो एक स्टेप में नहीं होता है। इट ऑकर्स इन मोर देन 1 स्टेप, सीक्वेंस पर सीक्वेंस। लेकिन एक बात समझना है, एक रिएक्शन के बाद जो दूसरे रिएक्शन होते हैं उन दोनों में प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट में कुछ ना कुछ रिलेशन होना चाहिए, तभी ना हम कहते हैं सीक्वेंशियल। तभी हम क्या बोलते हैं? सीक्वेंशियल। जैसे हम क्या बोलते हैं, आप सीक्वेंस में पढ़ो, मतलब चैप्टर 1 पढ़ो, फिर 2 पढ़ो, फिर 3 पढ़ो। कभी ऐसा कोई बोलता है क्या कि आज चैप्टर 1 पढ़ लो, कल चैप्टर नंबर 8 पढ़ लेना, नेक्स्ट डे चैप्टर नंबर 22 पढ़ लेना? नहीं,
यू हैव टू फॉलो द सीक्वेंस। और सीक्वेंस कब होता है? जब पिछले का और आगे का दोनों में कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी हो। 1 के बाद 2 पढ़ोगे तो सही है, 2 के बाद 3 पढ़ोगे तो आपको सिमिलर मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते केमिस्ट्री का, चैप्टर 1 आपने मोल पढ़ा तो 2 पढ़ना पड़ेगा एटम्स, 3 पढ़ोगे पीरियोडिक, सब लिंक है। लेकिन अगर अभी हम शुरू कर दे ऑर्गेनिक तो आधे लोग सो जाओगे, अरे सर क्या बोल रहे हैं। तो सीक्वेंशियल भी वही होता है, लिंकिंग। कैसे हम बता रहे हैं, देखो ऐसे मान लो हमने अगर कोई एक रिएक्शन लिया, A प्लस B इज गिविंग C प्लस D, हम लिख दिए C प्लस G इज गिविंग H प्लस I, हम लिखे H प्लस J इज गिविंग K प्लस L, हम लिखे L प्लस N इज गिविंग O प्लस P। सपोज ये हमारा प्रोसेस एक है जो 4 डिफरेंट रिएक्शंस में हो रहे हैं। अब इनको हम सीक्वेंशियल कब बोलेंगे? व्हेन दिस प्रोसेस इज सेड टू बी सीक्वेंशियल, जब ऊपर का प्रोडक्ट और नीचे का रिएक्टेंट में कुछ ना कुछ कॉमन हो। अगर इन दोनों का बात करेंगे तो इसमें प्रोडक्ट और इसमें रिएक्टेंट कुछ ना कुछ कॉमन होना चाहिए। इन दोनों की बात करेंगे तो इसमें प्रोडक्ट इसमें रिएक्टेंट, मतलब ऊपर का प्रोडक्ट और नीचे का रिएक्टेंट में कुछ ना कुछ आपको लिंक होना चाहिए। जैसे देखो A प्लस बी गिव C प्लस D। अब देखो यहां पर C और यहां पर C दोनों कॉमन हो गया, यानी फर्स्ट एंड सेकेंड आर सीक्वेंशियल रिएक्शन। समझ में आया? यहां देखो यहां पर H यहां पर H, ऊपर का प्रोडक्ट नीचे का रिएक्टेंट कुछ ना कुछ कॉमन आया तो ये दोनों सीक्वेंशियल हो गया। इधर देखो यहां पर L यहां पर L, ये दोनों ऊपर का प्रोडक्ट नीचे का रिएक्टेंट में कॉमन आ गया। देन ओनली दिस रिएक्शन इज सेड टू बी सीक्वेंशियल रिएक्शन। को समझ में आया? चलो एक और एग्जांपल लेते हैं आपको समझाने के लिए। मान लो हमने यहां ले लिया P प्लस Q इज गिविंग R प्लस S, यहाँ ले लिए S प्लस T इज गिविंग U प्लस V, यहाँ ले लिए U प्लस W इज गिविंग Y प्लस Z, और यहाँ लिखे Z प्लस A इज गिविंग N प्लस O। तो अब क्या देख रहे हो? पहला में ये S, ऊपर में प्रोडक्ट नीचे में रिएक्टेंट कॉमन है तो ये दोनों सीक्वेंशियल हो गया। अगर इन दोनों की बात करें तो इसमें U इसमें U, ये दोनों ऊपर का प्रोडक्ट नीचे का रिएक्टेंट कॉमन तो ये तीनों सीक्वेंशियल में हो गया। यहाँ देखें तो इसमें आपको Z और इसमें Z क्या हो गया? ऊपर के रिएक्शन में प्रोडक्ट नीचे में रिएक्टेंट फिर से कॉमन हो गया, तो ओवरऑल रिएक्शन इज सीक्वेंशियल। समझ में आ गया? अब चलो हम बात करते हैं, इस पर क्वेश्चन जेई में आते हैं। वो आपको ये नहीं बोलेगा कि ए इधर आओ, कम हियर, सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय सीक्वेंशियल रिएक्शन, नहीं। वो आपको एक क्वेश्चन दे देगा जहां लिखा होगा कि फर्स्ट दिस इज फॉर्म देन दिस इज फॉर्म। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जब एक क्वेश्चन में 3-4 प्रोडक्ट्स के बारे में और प्रोसेस के बारे में अगर वो इंफॉर्मेशन दिए हैं तो इट इज बेस्ड ऑन सीक्वेंशियल रिएक्शन। क्लियर है? चलो एक क्वेश्चन करते हैं हम। यहाँ तो सबको समझ में आ गया ना? कॉपी करो इसको एक बार। जैसे मान लो एक क्वेश्चन दे रहे हैं हम, 3a प्लस 5b इज गिविंग 7c प्लस 9d, 6c प्लस 8d इज गिविंग 7e प्लस 8f, 9f प्लस 32g इज गिविंग 7z प्लस 8y, 9y प्लस 16p
is giving 7H plus 3R। सपोज आपको एक ये क्वेश्चन दिया हुआ है, स्टार्टिंग में ए का दिया गया है 3 मोल और बी का दिया गया है 6 मोल। आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि फाइंड द मोल्स ऑफ आर फॉर्म्ड, फाइंड द मोल्स ऑफ आर फॉर्म्ड। आपको ये क्वेश्चन दिया गया है। ये एक रिएक्शन है जिसमें ए का 3 मोल्स गिवन है, बी का 6 मोल्स गिवन है और वो आपसे पूछ रहे हैं कि फाइंड द मोल्स ऑफ आर फॉर्म्ड। आपको हम समय दे रहे हैं 1 मिनट का। आप क्वेश्चन को लिखो, वीडियो को पॉज करो, पहले खुद सॉल्व करो, देन सी माई आंसर फास्ट। सबने वीडियो पॉज करके सॉल्व कर लिया? चलो अब हम सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ मेरे को दिया है 3A प्लस ऑफ 5B इज गिविंग 7C प्लस ऑफ 9D। ये आपको दिया गया है 3 मोल, ये आपको दिया गया है 6 मोल। क्लियर है? तो प्रोडक्ट विल बी डिफाइंड किस पर? जो लिमिटिंग रिएजेंट है। सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा कौन लिमिटिंग है और कौन एक्सेस है। कैसे निकालेंगे? ए का 3 मोल्स दिया है, डिवाइड करेंगे ए के स्टाइकियोमेट्रिक से, कितना आ गया 1। बी का 6 मोल दिया है, डिवाइड करेंगे स्टाइकियोमेट्रिक से, कितना आ जाएगा 1.2। स्मॉल ये हो गया तो ये हो गया लिमिटिंग रिएजेंट, ये हो गया ER। यानी जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा नाउ इट विल डिपेंड ऑन द लिमिटिंग रिएजेंट। क्लियर है? अभी आपको सिखाएं, जिसका प्रोडक्ट बनाना है उसका स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऊपर। किससे बनाओगे? ए से। क्यों? क्योंकि ए लिमिटिंग है। जिससे बनाओगे उसका स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट नीचे, और जिससे बनाओगे उसके मोल से मल्टीप्लाई करो। कितना आ गया ये? 7 मोल्स। अगर मैं 9D की बात करूं, जिसका बनाना है उसका स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऊपर, जिससे कंपेयर करोगे उसका स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट नीचे, और जिससे कंपेयर करोगे उसके मोल से मल्टीप्लाई करो। कितना आ गया? 9 मोल्स। ये हमारा पहला रिएक्शन हो गया। अब हम आते हैं दूसरा में। दूसरा क्या लिखा है? 6C प्लस ऑफ 8D इज गिविंग 7E प्लस ऑफ 8F। अब देखो दोनों में क्या कॉमन है। हम देख रहे हैं दोनों में C कॉमन है। दोनों में क्या कॉमन है? C कॉमन है। तो C कितना बना है? 7 मोल्स। तो ये मेरा C हो गया 7 मोल्स। अब इससे हमें कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर हम D की बात करें, अच्छा 1 मिनट रुको, आप इसको D के जगह क्या करो, आप इसको D के जगह W कर दो। आप इसको D के जगह W कर दो। अब देखो क्या होगा। अब हमें इससे कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका इंफॉर्मेशन कहीं नहीं दिया है। हमें वही यूज करना है जो ऊपर का प्रोडक्ट और नीचे का रिएक्टेंट एक कॉमन हो। चलो अब इसमें से आप किसका निकालोगे प्रोडक्ट? इसमें से केवल उसी का निकालना जो इसमें कॉमन हो। जैसे यहाँ पर E एंड F है, यहाँ पर F है, तो हम केवल F ही का निकालेंगे क्योंकि हमको केवल यही यूज में आएगा। तो F कितना हो जाएगा? जिसका निकालना उसका मोल ऊपर, जिससे कंपेयर करेंगे उसका स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट नीचे, जिससे कंपेयर करेंगे उसके मोल से मल्टीप्लाई करो। 8 7 जा 56/6। अब तीसरा रिएक्शन लिखो। 9F प्लस 32G इज गिवन एज 7Z प्लस ऑफ 8Y। अब देखो E एंड F, यहाँ F कॉमन है। F कितना है? 56/6। अब इन दोनों में से आप किसका निकालोगे प्रोडक्ट? जो नीचे वाला में कॉमन हो। यहाँ पर Z एंड Y, यहाँ Y, तो हम केवल Y का निकालेंगे। तो जिसका निकालेंगे उसका स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऊपर, जिससे कंपेयर करेंगे उसका स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट नीचे, जिससे कंपेयर करेंगे उसके मोल से मल्टीप्लाई कर दो। कितना आ जाएगा?
8 इंटू 56 बाई 9 6 जा 54, ये आएगा। अब लास्ट वाला, ये लास्ट में क्या है, 9y प्लस 16p इज इक्वल टू 7h प्लस 3r। y का कितना मोल्स आ गया, y का मोल्स आ रहा है 8 इंटू 56 डिवाइडेड बाई 54। अब आप इन दोनों में से किसका निकालोगे, जिसका आंसर पूछा गया है, किसका, आर का। तो आर क्या होगा, जिससे पूछा गया है उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऊपर, जिससे कंपेयर किया जाए उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट नीचे, जिससे कंपेयर किया जाए उसके मोल्स को इसको मल्टीप्लाई करो। ये हो गया हमारा मोल्स ऑफ आर फॉर्म्ड। सबको समझ में आया, क्लियर है? कॉपी करो इसको फटाफट। अब देखो यहां पर मैंने एक और क्वेश्चन दिया है, आप लोग पहले इसको वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन लिखो, सॉल्व करो फटाफट। चलो सबने पॉज किया, सॉल्व किया। देखो सबसे पहले आप ये डिफाइन कर लो कि हमें किसका किसका निकालना है आंसर। जैसे यहाँ पर हम एक 5c का निकालेंगे, यहाँ पर एक 4c का वैल्यू पुट करेंगे। अब यहाँ से किसका निकालेंगे, हम f का निकालेंगे, यहाँ पर f का निकालेंगे। जो जो हम सर्कल किए हैं केवल इन्हीं का हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, बाकी देयर इज नो यूज। चलो हम सॉल्व करते हैं। मान लो पहला लिखे हम 2a प्लस ऑफ 3b इज गिविंग 5c। अब 2a कितना दिया गया है, 2a दिया गया है 5 मोल और 3b दिया गया है 10 मोल्स। अब c जो फॉर्मेशन होगा वो उस पर डिपेंड करेगा कौन सा हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है। अरे हाँ कि ना? तो क्या करेंगे, A का मोल दिया है डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, कितना आ गया 2.5। B का मोल्स 10 डिवाइड बाय कितना आ जाएगा 3.3 आएगा। स्मॉल ये हो गया तो A हो गया हमारा लिमिटिंग रिएजेंट, B हो गया एक्सेसिव रिएजेंट। यानी जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा वो डिपेंड करेगा लिमिटिंग रिएजेंट पर। सबको यहाँ समझ में आ गया? तो C कैसे बनेगा, जिसका बनाना है प्रोडक्ट उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऊपर, जिससे कंपेयर करोगे उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट नीचे, जिससे कंपेयर करोगे उसके मोल से मल्टीप्लाई करो। कितना आ गया 25/2 मोल्स। सबको समझ में आ गया? अब दूसरा रिएक्शन लिखो, क्या दिया है 4c प्लस ऑफ 7d इज गिविंग 9e प्लस ऑफ 6f। अब हमें केवल c कितना मोल बना है, तो 25/2। 25/2 यहाँ पर इस 4 से कोई लेना देना नहीं है, ये 4 से आपका कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ बस आप जो अर्लियर बना है उसको यहाँ पर लिख दो। अब यहाँ पर हमें केवल f चाहिए, तो जिनका मोल्स चाहिए उनका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऊपर, जिससे कंपेयर करोगे उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 4 नीचे, जिससे कंपेयर करोगे उसके मोल से इसको मल्टीप्लाई करो। कितना आ जाएगा 75/4। अब तीसरा रिएक्शन आओ, 3f प्लस ऑफ 4g इज गिविंग 8h। अब देखो f का जो मोल्स बना है केवल वही यहाँ पर डायरेक्ट लिख देना है, इस 3 से कोई मतलब नहीं है। अब 8h का हमें यही निकालना है, कितना मोल्स ऑफ h बना, जिसका फॉर्मेशन उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऊपर, जिससे कंपेयर करोगे इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट नीचे, जिससे कंपेयर करोगे उसके मोल से मल्टीप्लाई कर दो। कितना आ जाएगा ये
ये आ जाएगा 50 मोल्स। कितना आ गया? 50 मोल्स। अब हमारे ख्याल से अब आप सीक्वेंशियल के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। वैसे मैं आपको आपके ग्रुप्स पर डीपीपी प्रोवाइड करूंगा जो आपको सॉल्व करना है। समझ में आ गया? चलिए